आकाशवाणी भूज संप्रत कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है यूपीएससी में समग्र भारत में 32वां क्रम हासिल करने वाले गांधीधाम के युवा उत्कर्ष दयाराम यादव की मुलाकात। भेंट करता है रिद्धि मेहता। नमस्कार श्रोता मित्रों, आकाशवाणी भूज से प्रसारित इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे युवा जिन्होंने कठोर परिश्रम, अनुशासन और आत्मविश्वास के बल पर यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा में पूरे भारत में 32वां स्थान प्राप्त किया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उत्कर्ष दयाराम यादव जी की, जिनकी सफलता सिर्फ एक रैंक नहीं बल्कि लाखों युवाओं के लिए एक प्रेरणा है। आइए जानते हैं उनके संघर्ष और सफलता के सफर के बारे में, उन्हीं की जुबानी। आपकी इस विशेष उपलब्धि के लिए उत्कर्ष जी, तहे दिल से बधाई और आकाशवाणी भूज में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पे आके। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपको यूपीएससी की एग्ज़ाम देने की प्रेरणा कहाँ से मिली? जी, मैं थोड़ा यहाँ पे अपने बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहूँगा कि मैंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग किया है 2020 में। आईआईटी रुड़की से मैं पास आउट हूँ। इसके अलावा मेरा फैमिली बैकग्राउंड में भी थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का बैकग्राउंड है। मेरे बड़े भैया हैं, वो 2017 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। और उसके बाद फिर मैंने 1 वर्ष जॉब भी किया है इन माई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रोल। तो जब मैं जॉब कर रहा था और ड्यूरिंग कोविड पीरियड, तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे करियर ऑप्शंस के लिए कि एक मैं इंजीनियरिंग को कंटिन्यू करूँ, एक है कि मैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को एज अ करियर ऑप्शन चूज़ करूँ। तो उस टाइम मैंने दोनों ऑप्शंस देखे। एक मैंने अपना जॉब भी किया 1 साल के लिए और मैंने अपने भैया का भी काम देखा। तो ओवर टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो काम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जितना बड़ा प्लेटफॉर्म देता है, उसमें एक तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे डाइवर्स काम आप कर सकते हैं और एक डायरेक्ट नेचर ऑफ इम्पैक्ट है जो आप सोसाइटी के अंदर ला सकते हैं। एंड दैट इज़ वेयर आई फेल्ट कि फॉर अ लॉन्ग टर्म करियर ऑप्शन, शॉर्ट टर्म में लेट्स से कंप्यूटर साइंस से मुझे अच्छा सैलरी मिलता और वो सब मिलता, बट फॉर अ लॉन्ग टर्म करियर ऑप्शन आई वुड वांट ऐसा एक जॉब प्रोफाइल जिसमें I can contribute to the society, I can do diverse kind of work जिस पे स्कोप ऑफ इम्पैक्ट काफ़ी हाई हो और एक लीडरशिप अपॉर्चुनिटी हो। तो ये सब मेरे जो है मोटिवेटिंग फैक्टर्स थे जिसकी वजह से मैंने ये प्रोफाइल चूज़ किया एंड देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग इन 2021। ग्रेट। आपने यूपीएससी पहली बार में ही क्रैक कर ली और इससे पहले भी आपने कोई अटेम्प्ट दिया था? जी, मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था। तो मैंने 2021 में प्रिपेयर किया था। तो मैंने टोटल 3 अटेम्प्ट दिए हैं, विच इज़ लाइक जिसमें कम से कम 4 साल का समय लगता है। तो मुझे 4 अटेम्प्ट लगे हैं, पहली बार में मैंने नहीं किया है। आपका पूरा दिन का स्केड्यूल क्या था? कितने घंटे स्टडी करते थे और आपने टाइम को कैसे मैनेज किया? देखिए, शेड्यूल में इस एग्ज़ाम में 3 फेजेस होते हैं, एक प्रीलिम्स का, एक मेंस का और एक इंटरव्यू का। जी। तो शेड्यूल जो मेरा बेसिक शेड्यूल अगर मैं बताऊं, जो कि आई वुड से राउंड द ईयर रहता था, कि उसमें 8 आवर्स का स्टडी रहता था जिसमें 2 घंटे न्यूज़पेपर, और मैंने अपने इसके लिए फाउंडेशन ज्वाइन किया था, कोचिंग लिया है, तो वो लगभग 2.5 घंटे की क्लास होती थी, वो अटेंड करना, और उसके अलावा जो क्लास में पढ़ाया उसे पहले रिवाइज करके जाना और आके भी रिवाइज करना। तो लगभग 1.5 घंटा और 2.5 घंटा इसमें, 4 घंटा इसमें चला जाता था, 2 घंटे न्यूज़पेपर। इसके अलावा जो भी पढ़ाया गया है डेली, उससे रिलेटेड जो है बेसिक बुक्स होती है यूपीएससी के लिए, कुछ जैसे लक्ष्मीकांत है पॉलिटी के लिए, स्पेक्ट्रम है हिस्ट्री के लिए, इनको आके डेली बेसिस पे उनसे भी पढ़ना और उनको रिवाइज करना। तो लगभग ये 8 घंटे का शेड्यूल है जो कि राउंड द ईयर रहता था। अब डिपेंडिंग ऑन द आप किस स्टेज पे हैं, अगर आप प्रीलिम्स हैं या मेंस दे रहे हैं या इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उससे थोड़ा चेंज होता था और उससे आवर्स भी थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते थे। तो अगर 1 महीने बाद प्री का एग्जाम है या कोई भी मेंस का एग्जाम है, तो वो 10 से 11 घंटे हो जाते थे। और उसमें प्री अगर है तो एमसीक्यू सॉल्व करना, मेंस का एग्जाम है तो आंसर राइटिंग करना, इस तरीके से वो वेरी करता था ओवर द ईयर। यूपीएससी की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के दौरान आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए और आपने उन्हें कैसे टैकल किया? चैलेंजेस देखिए मल्टीपल लेवल्स पे आते हैं। एक है कि देयर इज़ ओवरफ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना कि मुझे क्या करना है और क्या इंपॉर्टेंट है, क्या रेलेवेंट है, क्या नहीं है, वो एक होता है। दूसरा चैलेंज होता है कि कंसिस्टेंसी, कि आपको ऐसा नहीं है कि आप किसी 2-4 दिन बहुत ज़्यादा पढ़ें और फिर 3-4 दिन ना पढ़ें। कंसिस्टेंटली आपको 3-4 साल लगातार बेयर मिनिमम चीज़ें जो मैंने 6-8 घंटे का एक शेड्यूल बताया, वो आपको करना है। और एक क्लियर कहिए, मतलब इस एग्ज़ाम में जैसे कि सीटें बहुत कम होती हैं, 180 सीट्स हैं आईएएस के लिए, तो एक फेलियर बड़ा नेचुरल सा वो हो जाता है। तो फेलियर को हैंडल करना, ये 2-3 चैलेंजेस मेजर हैं। इसके अलावा आप लंबे समय तक बैठते हैं तो आपके फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, वो वाले चैलेंजेस भी आते हैं। तो इनको मैंने कैसे टैकल किया, तो
कुछ मैं आई वुड से कि मेरे पास्ट एक्सपीरियंस थे कि मैंने जैसे इंजीनियरिंग किया है, आईआईटी से मैंने एक बैकग्राउंड है, तो जो कंसिस्टेंसी वाला चैलेंज था वो मेरे लिए इतना बड़ा चैलेंज नहीं था, क्योंकि वो मैं बहुत लंबे समय से वो कर रहा हूँ। जैसे मैंने जब आईआईटी के लिए भी पढ़ाई की थी और पहले भी की थी, उससे बाद में आईआईटी के दौरान भी करी, तो कंसिस्टेंटली 6-7-8 घंटे बैठना इज़ वॉट नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। तो ये एक था। जहाँ तक ओवरफ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन की बात है, उसके लिए मैं कहूँगा कि कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने करी कि डेली क्लास जाना। तो मतलब अगर क्लास हो रही है तो मैंने जितने भी साल भर लगभग 10 महीने का कोर्स होता है, तो जिसमें 300-350 क्लासेस होती हैं डेली 2.5 घंटे, तो मैंने उसमें कोई भी क्लास मिस नहीं करी। तो ये मिस ना करना और फिर क्लास से पहले पढ़ना और क्लास के बाद जो है रिवाइज करना, इसको मैंने इंश्योर किया कि ये मैं पूरा साल करूँगा। तो इससे जो है मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, ऑल्दो फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा क्लियर नहीं हुआ, बट प्रीलिम्स जो है मेरा हर फर्स्ट अटेम्प्ट से ही निकल गया था, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में। तो ये करना, और इसके अलावा जो है एक फ्रेंड सर्कल जो है वो अच्छा रखना। तो मेरे कॉलेज के ही कुछ दोस्त हैं, 5-6 दोस्त थे जो कि एग्ज़ाम को दे रहे थे, उनमें से 3 लोगों का इस बार सिलेक्शन हुआ है इन आईएएस एंड एक का आईपीएस में ऑलरेडी हो चुका था। तो ऐसे आप अच्छे सर्कल में रहते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं वैसे लोग। तो एक उस सर्कल की वजह से, अपने जो है पास बैकग्राउंड की वजह से, और कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना कि अगर क्लास जा रहे हैं तो उसे ध्यान से सुनना, वहाँ पे बैठ के नोट्स लेना, तो ये बेसिक चीज़ों का मैंने ध्यान रखा है। इसकी वजह से ऑल्दो आई वुड से कि ऐसा नहीं है कि मुझे फेलियर नहीं मिले, बट आई वॉज एबल टू कॉन्स्टेंटली इंप्रूव कर पा रहा था। कि मैंने फर्स्ट टाइम प्री लिखा, मेंस नहीं हुआ, फिर दूसरी टाइम लिखा, फिर मेरा मेंस हो गया, इंटरव्यू नहीं हुआ, तीसरी बार मेरा जो ये रैंक आ गई। तो कॉन्स्टेंट जब आप इंप्रूव करते हैं हार्डवर्क करके, तो आपको एक मोटिवेशन रहता है कि मैं इंप्रूव कर रहा हूँ, मैं एफर्ट डाल रहा हूँ, उसका मुझे रिजल्ट मिल रहा है, भले ही वो मुझे रैंक नहीं ला के दे रहा, बट कुछ पहले से मैं बेटर कर रहा हूँ। तो ये आपको अगेन ये एक एज अ मोटिवेशन आपके लिए एक्ट करेगा। तो हमेशा आपको पूरा एफर्ट देना चाहिए, फिर जो भी रिजल्ट आए उसमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि गलतियाँ कहाँ हुई, और उन पर वर्क करके थोड़ा सा ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट करना चाहिए। ये नहीं कि एकदम लीप फ्रॉग आप कुछ कर पाएंगे, धीरे धीरे इंप्रूव करके, गलतियों से सीख के, और इस तरीके से मैं ये कर पाया। वेरी नाइस। आपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज का यूज़ किया था? रिसोर्सेज में मैं कहूँगा कि बहुत वास्ट रिसोर्सेज थे, और यूपीएससी के एग्ज़ाम में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो कोई भी एक होलिस्टिक लिस्ट बताना तो मेरे लिए यहाँ संभव नहीं होगा क्योंकि वो बहुत बड़ा है। बट मैं एक ब्रॉड ओवरव्यू दूँ कि मैंने, जैसे जीएस होता है और ऑप्शनल होता है, तो जीएस के लिए भी फाउंडेशन कोचिंग ज्वाइन किया था और ऑप्शनल के लिए भी। तो एक जो फाउंडेशन है, जो मैं आई वुड से कि 50% काम वहाँ से हो जाता है। फिर हर सब्जेक्ट की 1-2 स्टैंडर्ड किताबें होती हैं। तो एक बेसिक किताबें होती हैं जैसे कि एनसीईआरटीज़ हैं, वो कुछ जैसे पॉलिटी की एनसीईआरटी है, क्लास मैंने 11th-12th की पढ़ी है, उससे पहले की नहीं पढ़ी। तो एक वो होता है, और एक हर सब्जेक्ट की एडवांस लेवल बुक होती है, जैसे लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी हो गया। और तो बेसिकली एक बेसिक बुक, एक एडवांस बुक और फाउंडेशन के वो, ये बेसिक है। इससे आई वुड से कि 70% प्रिपरेशन हो जाता है। इसके अलावा जहाँ भी गैप्स बचे, आई वुड से कि जब मैं सेकेंड अटेम्प्ट दे रहा था, तो जो है ये बहुत सारे एआई टूल्स मार्केट में आए थे, चैट जीपीटी और परप्लेक्सिटी करके। तो अ लार्ज पार्ट मेरा जो गैप रह जाते थे अंडरस्टैंडिंग में या कंटेंट में, वो वहाँ से मैंने पूरे किए सेकेंड अटेम्प्ट के टाइम। फर्स्ट में मेरे पास वो अवेलेबल नहीं थे, तो आई थिंक वो आज की टाइम में एक बहुत अच्छा टूल है। अगर किसी को बुक का एक्सेस नहीं है या टीचर का एक्सेस नहीं है, तो उससे भी बहुत चीज़ें सीखी जा सकती है, सब कुछ नहीं बट बहुत कुछ। तो उनको मैंने यूज़ किया, और इसके अलावा फिर जहाँ भी गैप लगा उसके लिए फिर स्पेसिफिक किताब या स्पेसिफिक कंटेंट, यूट्यूब वीडियोस, फ्री वीडियोस, थोड़े कुछ पेड कोर्सेज भी ज्वाइन किए, आंसर राइटिंग के लिए, ऐसे के लिए, एथिक्स के लिए। तो लार्जली तो ये 2-3 चीज़ें थी, एआई टूल्स, फाउंडेशन कोर्स, बेसिक बुक्स, एडवांस बुक्स, एंड जहाँ भी गैप लगा वहाँ पे उसके लिए स्पेसिफिक पूरी किताब एंड टू एंड कोई नहीं पढ़नी होती। जहाँ भी आपको लगे कि आपका कुछ छूट रहा है, उसके लिए फिर मैंने स्पेसिफिक सोर्सेज यूज़ किए। सर, प्रिपरेशन के दौरान आपको कौन सा टॉपिक या सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा हार्ड लगा? देखिए, हार्ड में मैं कहूँगा कि मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था, तो वो मुझे इनिशियली हार्ड लगा। उसमें भी कुछ टॉपिक्स हैं जैसे ह्यूमन एवोल्यूशन है और आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है, तो उसमें हार्डनेस थी, बट ओवर टाइम मैंने उसे सिंप्लीफाई करने का ट्राई किया। मुझे लगता है कि कोई भी सब्जेक्ट हमें हार्ड इसलिए लगता है क्योंकि हम सही तरीके से उसे पढ़ते नहीं हैं, कि हम या तो अगर रटने का ट्राई करेंगे या फिर उसे बहुत ज़्यादा याद करने की कोशिश करेंगे। तो उसमें मैं कहूँगा कि ऐसी जगह जो ये एआई टूल्स हैं आज की डेट में, वो बहुत हेल्प करते हैं कि उनकी मदद से आप किसी भी टॉपिक को, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टॉपिक को सिंप्लीफाई करके समझ सकते हैं। तो उसके बाद मुझे लगता है कि आई वुड से कि एट दी एंड जब तक मैं ये अटेम्प्ट दे रहा था, तो ऐसा कोई सब्जेक्ट मुझे नहीं लगा कि जिससे मुझे डर लगता था कि ये इससे मुझे भागना है। शुरू में थे जैसे हिस्ट्री के अंदर आर्ट एंड कल्चर जो है, जनरली हिस्ट्री वाले सब्जेक्ट्स, और एंथ्रोपोलॉजी में भी आर्कियोलॉजी हिस्ट्री का ही पार्ट होता है, तो वैसे सब्जेक्ट से लगा था। बट ओवर टाइम मैंने उसे सिंप्लीफाई करने का ट्राई किया और लार्जली चीज़ें सिंपल हो गई थी एंड तक। आपने तैयारी ऑनलाइन की थी या ऑफलाइन, और
वैसे आपने बताया कि कोचिंग ली थी आपने, बट पर्टिकुलर सब्जेक्ट की ली थी या फुल कोर्स की ली थी? मैंने फुल कोर्स की ली थी। जीएस का, जीएस 1 2 3 4 का एक कंबाइंड कोचिंग होता है, और फिर जो ऑप्शनल मेरा एंथ्रोपोलॉजी था उसका स्पेसिफिक सब्जेक्ट का होता है। मैंने ऑनलाइन करी थी बिकॉज उस समय कोविड चल रहा था, तो मेरा पूरा मतलब लार्जली लर्निंग मैं फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने अपने घर से ही दिया था, सेकेंड अटेम्प्ट में मैं दिल्ली में रहा था, और थर्ड में भी था, बट कोचिंग मेरा लार्जली ऑनलाइन चलता था क्योंकि मेरा फ्रेंड सर्कल दिल्ली में रहता था, तो मैं उनके साथ रहना चाहता था थोड़ा, तो इसलिए मैं वहाँ रहा था, बट कोचिंग मैंने लार्जली सब ऑनलाइन ही करी है। आजकल सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन इस बात को लेकर है कि नोट्स बनाने चाहिए या नहीं। आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? नोट्स बनाने चाहिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, बट नोट्स किस तरीके से बनाने चाहिए उस पर मैं एक दो बात कहूँगा कि यूपीएससी में अगर बात करें तो दो लेवल ऑफ नोट मेकिंग होती है। एक होती है कि नोट मेकिंग जो आप इसलिए बना रहे हैं कि जिससे कि आपको चीज़ें समझ आएँ। जैसे कि अगर मैं मान लीजिए कोई टीचर मुझे क्लास में पढ़ा रहा है, तो मैं उसे बैठ के कागज़ पे जितना भी मैं लिख पाऊँ, जिस भी स्पीड में लिख पाऊँ, तो वो मैं लिखता रहूँगा ताकि मैं उसे बाद में एक बार देख पाऊँ या वो मैं समझ पाऊँ। एक लेवल ये होता है। दूसरा लेवल होता है कि जब आपने सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, तो आप जो क्वेश्चन आप देखेंगे और एग्ज़ाम में जो चीज़ें पूछी जा रही हैं और एग्ज़ाम में जो आपको लिखना है और जिस तरीके से लिखना है, मैं उस तरीके से नोट बनाऊँ ताकि जो है मेरे एग्ज़ाम में जल्दी से रेप्लिकेट हो पाएँ चीज़ें। दो लेवल पे होती है। मैंने फर्स्ट लेवल वाली बहुत करी है, मैंने क्लास जितनी भी अटेंड करी है मैंने सबके नोट बनाए और मेरी पास मोटी मोटी कॉपीज़ हैं उसके लिए। बट सेकंड वाली मैं नहीं कर पाया। उसका कारण है कि थोड़ा टाइम का शॉर्टेज रहता था और प्री और मेंस के बीच में टाइम इतना मिलता नहीं है कि आप इस टाइप का कर पाएँ। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि नोट्स बनाने चाहिए। और मेरे लिए नोट मेकिंग एक तरीका है चीज़ों को बेहतर समझने के लिए। तो अगर मैं कुछ चीज़ सुनता हूँ तो उसको मैं अपने शब्दों में लिखने का ट्राई करता हूँ, भले ही मैं उस नोट को दोबारा कभी जाके रिवाइज़ ना करूँ, बट अगर मैंने उसे सुना है और अपने शब्दों में लिखा है तो देयर इज़ अ गुड चांस कि वो आप जब एग्ज़ाम पेपर लिखने जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके पेपर पे आ जाएगा। आपको ऐसा लगेगा नहीं कि वो आप वहाँ से लिख रहे हैं, बट ये बहुत अक्यूमुलेटेड लर्निंग होता है। आप एक दिन का वो नहीं है, आप जब साल भर जब ऐसा करेंगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें आपको समझ आने लगेंगी और आपका हाथ अपने आप चलने लगेगा। तो नोट मेकिंग का एक मेजर रीज़न मैं यही कहूँगा, भले आप उसे रिवाइज़ करें या ना करें, बट चीज़ों को सुन के लिखना सीखें तो आपका जो एक्सप्रेशन है वो इम्प्रूव होता है और आपका जनरली जो वे ऑफ राइटिंग आंसर्स है और उसमें आपको धीरे धीरे मतलब आपको शायद नोटिस ना हो बट वो चीज़ें इंप्रूव होती हैं। तो इसलिए नोट मेकिंग तो करना ही चाहिए। अब किस फॉर्म में करें वो हर किसी का अलग तरीका होता है, कोई हाथ से बनाता है, कोई ऑनलाइन बनाता है। मैंने सब ट्राई किया है, ऑनलाइन भी बनाए ऑफलाइन भी बनाए। वो आप अपने आई वुड से कि ट्रायल एंड एरर से आप डिस्कवर कर सकते हैं कि आपके लिए क्या सूट करता है, बट बनाने तो चाहिए। सर, मेंस की आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट करनी चाहिए? देखिए, मैंने करी थी प्री और मेंस के बीच में, जब मेरा प्री निकल गया था फर्स्ट अटेम्प्ट में, उसके बाद मैंने करी थी, जो कि मैं कहूँगा थोड़ा लेट है। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं कहूँगा कि आप चीज़ें पढ़ रहे हैं तो साइमल्टेनियसली जो सवाल ऑलरेडी पूछे गए हैं उन्हीं को देखिए और उन पे आप बेसिक अपने थॉट्स लिखना सीख लीजिए। आप उसको पूरा आंसर की तरह ना लिखें चलेगा, आप उसके अंदर चिंता ना करें कि मुझे कितना नंबर मिलेगा कितना नहीं मिलेगा। आप बस ये ट्राई कीजिए कि आप उस पर कुछ लिख पा रहे हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, क्वेश्चन में जो पूछा है वो आप समझ पा रहे हैं और उसको जो है 100-150 शब्द में अपनी लैंग्वेज में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। ये आंसर राइटिंग आई वुड से इस टाइप की आंसर राइटिंग आपको मतलब जैसे जैसे आप चीज़ों को पढ़ रहे हैं आप धीरे धीरे कर सकते। जो स्पेसिफिक मेंस की टेस्ट सीरीज़ और वो वाली आंसर राइटिंग होती है, अगर आपने साल भर ये किया है तो आप फिर प्री और मेंस के बीच का जो समय है उसके अंदर आप टेस्ट सीरीज़ लेके जो डेडिकेटेड मेंस की आंसर राइटिंग, उसमें स्ट्रक्चर कैसे लिखना है, डायग्राम कैसे बनाने हैं, डेटा कैसे लिखना है, कितने पॉइंट्स लिखने, ये सारी चीज़ें बाद में भी हो सकती हैं। अगर आप साल भर ये वाला काम कर लें तो बेसिक एक्सप्रेशन सीख लें, अपने आप को एक्सप्रेस करना इन योर ओन वर्ड्स। आपने जैसे बोला कि वो हम स्टार्टिंग से ही इस तरीके का माइंडसेट बना ले कि इस तरीके से लिखना है आंसर राइटिंग में, तो उस हिसाब से फिर थोड़ा इजी रहेगा। आपने जैसे जी, मैं कहूँगा कि आंसर लिखना ये होता है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस करना सीख लीजिए। Yes. है ना, एक्सप्रेशन की हर किसी के लिए एडवाइस वैलिड नहीं है। मतलब मान लीजिए अगर आपका बैकग्राउंड लेट्स से ह्यूमैनिटीज़ में है तो आपको कॉलेज में अच्छी आदत होगी कि पूरा पूरा आंसर लिखने की आपने जो है ना, बट आपको शायद उसकी भी ज़रूरत ना पड़े, आप शायद प्री और मेंस के बीच में लिखें तो चल जाएगा। बट आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, मैथ्स बैकग्राउंड है, आप सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करना आता है, Yes. आपको लिखना नहीं आता, तो ऐसे जो लोग हैं उनके लिए एक चैलेंज ये हो जाता है कि उनको चीज़ें पता तो होती हैं बट वो पेपर पे नहीं ला पाते, उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो जब आप लिख रहे हैं तो जनरली हम आंसर राइटिंग से सोचते हैं, तो हम जैसे ही लिखने लगते हैं तो हम उसका ये चिंता करते हैं कि अच्छा या ख़राब है। मैं कहूँगा कि इनिशियली वो चिंता नहीं करनी चाहिए कि वो अच्छा है ख़राब है, वो कैसा भी है, बट प्रोवाइडेड कि वो क्वेश्चन में जो पूछा है उसे आंसर कर रहा है और आप उसे अपनी लैंग्वेज में आंसर कर पा रहे हैं,
अपनी लैंग्वेज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप खुद की लैंग्वेज में लिखेंगे तो आपको अगेन याद करनी चीज़ें कम पड़ेंगी, बिकॉज आप जो अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं वो आपको समझ आ चुकी हैं, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो वैसा है, तो अराउंड द ईयर लेट्स से शुरू में आप स्टार्ट करें तो 2-3 महीने तो आप चीज़ों को समझिए, पढ़िए। बट जिस पॉइंट पे भी आपको लगे कि यार मेरे थोड़े बहुत टॉपिक्स क्लियर हो गए हैं, मेरे को एक अंडरस्टैंडिंग है, लेट मी ट्राई एक्सप्रेसिंग इट। अब एक्सप्रेस करने के 2 तरीके हैं कि मैं किसी को बोल के समझाऊं, कि मैंने अपने दोस्त को समझाया कि मैंने ये टॉपिक पढ़ा है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। और फिर उसका नेक्स्ट लेवल तरीका है कि मैं उसे पेन पेपर पे लिखूँ। तो उतना ही मैं कहूँगा, मैंने वो भी नहीं किया था एक्चुअली फर्स्ट अटेम्प्ट में, वो मैंने प्री मेंस के बीच में किया। तो अगर वो चीज़ पहले कर ली जाए तो प्री और मेंस के बीच में आंसर राइटिंग करना, जो मेंस में आप लिखेंगे जिस टाइप का आंसर, वो करना ईजी हो जाता है। बिकॉज एट दी एंड आंसर राइटिंग इज ऑल अबाउट एक्सप्रेशन। उसको कैसे स्ट्रक्चर में लाना है, कितने पॉइंट्स में लाना है, वो तभी हो पाएगा जब आप अपने आप को एक्सप्रेस सही से कर पाएंगे पेपर में। तो ऐसे रहेगा जी। मॉक टेस्ट और PYQS मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की तैयारी कब से स्टार्ट करनी चाहिए? देखिए, मॉक टेस्ट अब जैसे एग्ज़ाम में मल्टीपल स्टेजेस हैं, तो दोनों के मॉक टेस्ट अलग अलग होते हैं। प्री के अंदर MCQs होते हैं और मेंस के अंदर आपको लिखना होता है। जी। तो अगर आप प्री के कर रहे हैं तो मैं कहूँगा कि जब से जिस डेट पे प्री है उससे 3 महीने पहले से आपको लगभग मॉक टेस्ट 3 से 4 महीने पहले आप एक दिन में एक या ऑल्टरनेट डेज चालू कर दीजिए। ये एक हो गया, और साथ में ही PYQs दोनों साथ में ही चलेंगे। तो थोड़ा 50 सवाल मॉक टेस्ट के किए, 50 सवाल PYQs के किए। ये प्री वाला हो गया। मेंस वाला है कि जब तक आप लेट्स से, मेरे हिसाब से इस एग्ज़ाम में मिनिमम 1 साल की तैयारी लगती है, मिनिमम। तो मान लीजिए अगर आपका एग्ज़ाम जैसे इस बार 25 मई 2025 को एग्ज़ाम है, तो आपको लगभग 1 जून से 2024 से 25 1 साल का आपको तैयारी करना चाहिए। तो जब आप जून से दिसंबर जनवरी तक तैयारी कर रहे हैं, जो शुरू के 6-7 महीने हैं, तो उसमें पहले मैं ये कहूँगा कि और कि प्री और मेंस की कोई अलग तैयारी नहीं होती है, दोनों एक पूरा एग्ज़ाम इंटीग्रेटेड ही है। तो उसको, और इंटरव्यू भी कोई ऐसा अलग नहीं है ना, सब सब्जेक्ट मैटर सबका सेम ही है, वो सवाल का नेचर अलग है। प्री के अंदर आपसे MCQ पूछेगा तो मेंस में आपसे लिखवाएगा, और इंटरव्यू में आपसे 1-on-1 सामने से क्वेश्चन होंगे। पर जो नेचर ऑफ जिस लेवल की अंडरस्टैंडिंग चाहिए, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप तीनों स्टेजेस को स्मूथली कर पाएंगे। तो अब मेंस वाला है, तो शुरू के 6-7 महीने जब आप चीज़ों को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, जब आपको प्री का इतना प्रेशर नहीं है, आपका प्री अभी साल भर दूर है, तो आप मेंस के मॉक टेस्ट नहीं लगाएं तो PYQs लगा लीजिए। मॉक टेस्ट की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप PYQs देख लीजिए, वो कर लीजिए। और जब प्री 3 महीने पहले आने लगे तो आप प्री के मॉक टेस्ट और PYQs कर लीजिए। और जब आपका प्री निकल जाए तो वापस फिर मेंस के मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उस 3 महीने में लगा लीजिए। और PYQs लगाना इजी नहीं है, क्योंकि आपको कम से कम 2013 के बाद के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने चाहिए। तो 1200 सवाल तो वही हो गए। तो आप दिन में 10 भी करेंगे तो भी आपको जो है 120 दिन लगेंगे। तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो उससे ऐसे मत लीजिएगा कि PYQs तो बस ऐसे ही हो जाएंगे। आई वुड से कि PYQs इसलिए करने चाहिए, उससे आपको ये पता चलता है कि UPSC क्या पूछ रहा है, और डिग्री ऑफ रेपिटेशन भी होता है ना। डायरेक्टली हो, कुछ सवाल डायरेक्ट रिपीट होते हैं। आई वुड से 40 से 50% क्वेश्चन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली रिपीट हो जाते हैं PYQs से। तो अगर 1200 क्वेश्चन आप कर लेते हैं और जो 80 क्वेश्चन पेपर में आएंगे, अगर आप उसमें से अगर 40 क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये तो बहुत ही अच्छा हो गया आपके लिए, कि आप जो है 40 इनडायरेक्टली, आई वुड से कि एकदम ऐसा नहीं कि UPSC एकदम डायरेक्ट रिपीट कर देता है, बट इनडायरेक्टली तो वो सेम थीम पे क्वेश्चन पूछेगा, तो आप उस थीम को करके गए हैं तो वो आपको वापस पेपर में दिखेगा। तो आपके लिए 50% ऑफ द पेपर वुड बी वेरी इजी टू अटेम्प्ट। तो PYQs को नहीं छोड़ना चाहिए। अब मॉक टेस्ट भले ही छूट जाए तो चलेगा, पर PYQs तो मेंस के खास कर करनी चाहिए उस पीरियड में। सर, आज के टाइम पीरियड में UPSC में करंट अफेयर्स का कितना रोल है और उसकी प्रिपरेशन का सही टाइम पीरियड क्या है? देखिए, करंट अफेयर्स का UPSC में हर सवाल UPSC का करंट अफेयर से इंस्पायर्ड होता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो कभी ना कभी जो है करंट में रहा होगा। तो क्वेश्चन का इंस्पिरेशन तो करंट ही होता है, बट जो क्वेश्चन का नेचर होता है वो स्टिल स्टैटिक का ही होता है। तो आपको मैं अगर उदाहरण दूं, जैसे क्लाइमेट चेंज है, जलवायु परिवर्तन। अब आप अगर साल भर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको कम से कम 300 में से 50 दिन इसकी न्यूज़ मिलेगी कि जलवायु परिवर्तन पे कुछ ना कुछ रिपोर्ट आ रहा होगा, या किसी ने कोई ना कोई आर्टिकल लिख रहा होगा। तो ये सब न्यूज़ में रहता ही है साल भर। तो अब अगर UPSC क्लाइमेट चेंज पे सवाल पूछता है तो एक तरीका तो कहने का ये है कि भाई ये तो करंट से इंस्पायर्ड है, पर दूसरा कहने का ये भी है कि ये का स्टैटिक का भी टॉपिक है। स्टैटिक में एनवायरनमेंट का फाउंडेशनल टॉपिक यही है आज की डेट में ना, सब एनवायरनमेंट रिवॉल्व्स अराउंड इट। तो मैं कहूँगा कि आपको करंट अफेयर्स के लिए जो मैंने किया है, मैं बता सकता हूँ कि मैंने एक न्यूज़पेपर को फॉलो किया है, द हिंदू। मैंने 4 साल से पढ़ा है लगभग। कभी बीच में एग्ज़ाम आ रहा है और उसमें छूट जा सकता है, तो ऐसा कोई वो नहीं कि छूट रहा है तो कोई दिक्कत है, बट एक न्यूज़पेपर को फॉलो करें। और उसके अलावा मैं यूट्यूब पे एक हिंदू का ही एनालिसिस सुनता था। तो एक द अकेडमी इंग्लिश चैनल है, उस पर द हिंदू एनालिसिस आता है।
तो वो उसी पेपर वो थोड़ा बैकग्राउंड में बताते हैं कि आर्टिकल में, मतलब वो बैकग्राउंड स्टोरी बताते हैं और यूपीएससी पर्सपेक्टिव से बताते हैं। तो यूपीएससी पर्सपेक्टिव से किसी चीज़ को पढ़ने का मतलब ये होता है कि आप उसे एक पॉलिसी मेकर के उससे पढ़ें, कि ये हर चीज़ को दोनों साइड से देखें। एक कोई पॉलिसी है या गवर्नमेंट का कोई इनिशिएटिव है तो आप उसके प्रोज भी देखेंगे, कॉन्स भी देखेंगे, और अगर कॉन्स है तो उसके सॉल्यूशन क्या होंगे। तो इस नज़रिए से आप चीज़ों को देखना है, तो आपको इस तरीके से चीज़ों को पढ़ना है। तो अखबार तो इस तरीके से लिखा नहीं होता, बट जो आपको समझा रहे हैं लोग, जो यूपीएससी के लिए एनालिसिस करते हैं, तो वो इस तरीके से समझाते हैं चीज़ों को। तो ये 2 काम मैं करता था। आई थिंक मेरे लिए इतना सफिशिएंट रहा है। कुछ मैगजीन्स भी होती हैं जो आप पढ़ सकते हैं, मैंने कुछ टाइम पे पढ़ी हैं, बट रेगुलरली मैं करंट अफेयर्स मैगजीन नहीं फॉलो कर पाया। कुछ लोग करंट अफेयर्स मैगजीन ही पढ़ते हैं, कुछ लोग मैगजीन और न्यूज़पेपर दोनों पढ़ते हैं, कुछ लोग मैगजीन या एनालिसिस देखते हैं। तो ऐसा कॉम्बिनेशन बना लीजिए। मेरे लिए ये वर्क किया है कि मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा है और एनालिसिस देखा है। इसके अलावा मुझे लगता है कि सवाल जो आता है वो करंट से इंस्पायर्ड होता है, बट वो डायरेक्टली आपको न्यूज़पेपर से उठ के नहीं आता। है ना, कि ऐसा नहीं कि आपने न्यूज़पेपर में किसी दिन ये पढ़ा था और वो सवाल पूछ लिया जाएगा। वो इंस्पायर्ड होगा और वो लार्जली स्टैटिक का होगा। तो आपको अपना स्टैटिक सिलेबस तो पूरा करना है, वो करेंगे। करंट आपको इसलिए पढ़ना है क्योंकि एज अ सिविल सर्वेंट यू हैव टू बी जनरली अवेयर पर्सन, है ना। इसमें दैट विल ब्रॉडन योर होराइजन ऑफ थिंकिंग। आपको जो सोचने का नज़रिया है वो बदलेगा। तो जैसे मैंने कहा कि भाई हम जब नोट टेकिंग के टाइम लिखते हैं तो वो चीज़ हमारे आंसर में रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो जैसे आप सिमिलरली आप करंट अफेयर्स को 3-4 साल पढ़ते हैं तो आपके आंसर में ऑटोमेटिकली वो चीज़ें रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो आपको ऐसा नहीं कि मैं आज जो पढ़ा उसे याद रख के मुझे वो करना पड़ेगा। आपने जो चीज़ पढ़ी और आपने वो समझी है तो कहीं ना कहीं आपके आंसर्स में आ जाएगी ऑटोमेटिकली। और ये है। इसके अलावा जो इंटरव्यू फेज़ होता है वहाँ पे आई वुड से कि करंट का डायरेक्ट रोल होता है। तो उसमें आपसे डायरेक्टली करंट पे, मतलब कल कुछ हुआ है तो उससे वो डायरेक्टली पूछ लेगा कि बताओ इसके बारे में। बट मेंस में कभी ऐसा नहीं पूछेगा कि एक दिन पहले कोई न्यूज़ आई है तो वो डायरेक्टली उससे सवाल बनेगा। मेंस ऐसा नहीं होता, प्रीलिम्स भी ऐसे नहीं होते। बट हाँ, जनरली उसे पढ़ के एक अवेयरनेस होता है और उससे आपको प्री के ऑप्शंस निकालने में हेल्प होता है, कैसे एलिमिनेट करना है वो होता है। और मेंस के आंसर के अंदर किस तरह के पॉइंट्स लिखने, जनरेट करने, आपकी लैंग्वेज पे कमांड बनती है, किस तरीके से सेंटेंस बनाने हैं। तो इनडायरेक्ट बेनिफिट्स हैं जो बहुत वैल्यूएबल बेनिफिट्स हैं। और मेरे ख्याल से करंट अफेयर्स करना ही है, बट उसको इस उम्मीद से नहीं करना चाहिए कि इधर से सवाल आ जाएगा, है ना। वो जनरल अवेयरनेस के लिए एक चाहिए और वो आपको बाद में भी पढ़ना है। मतलब आप सेलेक्ट हो जाएं उसके बाद भी तो वो तो हमेशा ही पढ़ना है। तो उसकी हैबिट जितना जल्दी बना लें वो अच्छा ही है। जी। यूपीएससी की तैयारी के दौरान आपकी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए क्या स्ट्रेटजी थी? आपने तीनों की कंबाइंड प्रिपरेशन की थी या अलग अलग की थी? देखिए, मेरा जैसे फर्स्ट अटैम्प्ट था तो मैं कहूँगा कि मेरा फोकस ज़्यादा प्री पे था, इसीलिए मेरा प्री तो निकल गया पर मेंस नहीं निकला था। तो उसका जो लर्निंग था मेरे लिए वो यही था कि ये एग्ज़ाम की तीनों फेजेस अलग अलग नहीं है। उस समय अगर मान लीजिए मेरा मेंस भी निकल जाता तो मेरा इंटरव्यू पक्का नहीं निकलता, क्योंकि मैंने तीनों स्टेजेस को अलग अलग देखा और जिस तरीके से पढ़ना चाहिए उस तरीके से नहीं पढ़ा था। तो 3 अटैम्प्ट देने के बाद में मुझे ये लगता है कि इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन तीनों का फाउंडेशन एक ही है। और उस फाउंडेशन का मतलब ये है कि आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग, कि आप किसी भी इनिशिएटिव, किसी भी इशू, सोशल इशू, प्रॉब्लम है, वुमेन इशूज़ हैं, चाइल्ड इशूज़ हैं, उनको क्रिटिकली देख सकते हैं कि भाई क्या कॉजेज़ हैं, गवर्नमेंट ने क्या लिया है, क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं और वो क्यों वर्क नहीं किए हैं, क्या और कर सकते हैं। तो इस टाइप की जो थिंकिंग है वो हर चीज़ में आपको होनी चाहिए। जब आप हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं तो आप हिस्ट्री के अंदर, मतलब एक तो सुपरफिशियल रीडिंग हो गई कि हमने जो है स्टोरी याद कर ली, बट आप थोड़ा उसे एनालाइज कीजिए कि भाई ऐसा हुआ, ऐसा क्यों किया होगा। किसी फेज़ के अंदर मान लीजिए आर्ट एंड आर्किटेक्चर है और एक फेज़ है जिसके अंदर बहुत सारा आर्ट एंड आर्किटेक्चर बना है, तो उससे आपको उस पीरियड के बारे में क्या पता चलता है कि वो बहुत ही प्रॉस्परस टाइम रहा होगा और प्रॉबेबली उस टाइम बहुत अच्छा, मतलब इट वुड हैव बीन पीस टाइम, शांति होगी, तभी तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना सकते थे। उस टाइम की जो है टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस्ड होगी, कि जो है मैथमेटिक्स बड़ी एडवांस्ड होगी, क्योंकि ये सब स्ट्रक्चर्स बनाने में सिमेट्री का यूज़ होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ये सब चीज़ें वहाँ पे, तो ये एक एनालिसिस है, ये एक सरफेस रीडिंग नहीं है। तो ये बिहाइंड द वो जाके आपको अंडरस्टैंडिंग है, जो कि आई डोंट थिंक ऐसे कोई गॉड गिफ्ट होता है। आप ट्रेनिंग से ही सीखते हैं। आप पहले से, या तो आपका स्कूलिंग अगर अच्छा हुआ है तो बैकग्राउंड अच्छा है तो वहाँ से, नहीं तो आप मेंटर से हेल्प लेके सीख सकते हैं और किताबों से भी सीखते हैं और आज की डेट में एआई से भी सीख सकते हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग आप अगर अक्रॉस द स्टेज कर लेंगे तो इंटरव्यू में बेसिकली वो आपसे ऐसी चीज़ें पूछेगा, है ना। वो आपसे यही जानना चाह रहा है कि आप आर यू अ पर्सन जो आप, क्या आप चीज़ों को सोच के बोलते हैं, क्या आप चीज़ों को एनालाइज कर पाते हैं। इंटरव्यू यही है। मेंस में भी आपसे वो क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी का जो क्वेश्चन ऑफ नेचर होता है वो व्हाट और हु पे नहीं है, वो वाई पे है हमेशा। वाई एंड हाउ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये नहीं होता। मतलब एक क्वेश्चन जो आया था यूपीएससी का, उन्होंने पूछा था कि
व्हाट वुड हैव बीन द शेप ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट विदाउट महात्मा गांधी, इस तरह का क्वेश्चन है कि अगर महात्मा गांधी नहीं होते तो नेशनल मूवमेंट कैसा होता, तो कैसा होता है ना। तो अब ये क्वेश्चन आप मतलब आप ये हम ज़्यादा किताबों में ये पढ़ेंगे कि महात्मा गांधी ने ये किया, ये 4-5 चीज़ें। यूपीएससी कभी नहीं पूछेगा कि व्हाट हैज़ महात्मा गांधी डन फॉर इंडिया, वो नहीं पूछेगा, वो एकदम घुमा के आपसे सवाल पूछेगा, तभी आपकी रियल अंडरस्टैंडिंग चेक होती। तो ये जब आप इसको सवालों को देख लीजिए यूपीएससी के, आपको समझ आ जाएगा कि उसकी डिमांड क्या है। वो आपसे बहुत सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग नहीं मांग रहा है, आपसे वो चीज़ों की समझ मांग रहा है अच्छी, जो कि एक जर्नलिस्ट पर्सपेक्टिव से। अगेन और ये नहीं चाहता कि एकदम डेप्थ में आप जाएं चीज़ों को ना, ऊपर से ही समझिए, बट समझिए, क्योंकि आपको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो आप एक चीज़ की डेप्थ में गए तो आपका टाइम सारा उसी में चला जाएगा। तो ब्रेड्थ और डेप्थ एक बैलेंस वो करके आप एक अच्छा फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग होगा। तो ये जो इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन है एग्जाम की, वो ये है कि फाउंडेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको सब्जेक्ट मैटर समझ आना चाहिए। आपको मैं अगर बोलूँ कि लेमन लैंग्वेज में मेरे को समझाइए, तो वो आपको समझाना आना चाहिए। इतना जब आप बेसिक कर लेंगे, और फिर जो है हर स्टेज की फिर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट कुछ होती है। जैसे प्री के अंदर आपको एमसीक्यू सॉल्व करने, तो उसका आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बट ये सब चीज़ें तभी हो पाएंगी जब आपने अपना बेस अच्छा कर रखा है ना। तो जो कॉमन पार्ट है तीनों स्टेजेस में, वो है कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, एंड फिर कुछ स्पेसिफिक हर स्टेज की थोड़ी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। जैसे इंटरव्यू है तो आपको स्पीकिंग का प्रैक्टिस करना रहेगा, प्री है तो एमसीक्यू का प्रैक्टिस। ये है, तो ये चीज़ मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं करी थी, उसे करेक्ट करके थोड़ा सेकंड अटेम्प्ट में मैंने किया, और थर्ड में भी और इम्प्रूव किया। उसके बाद मेरा जो है यहाँ पे आया। तो ये आई वुड रिकमेंड कि अपने कॉन्सेप्ट पे बड़ा ध्यान रखिए शुरू से। एनसीईआरटी बुक्स का यूपीएससी की तैयारी में कितना रोल है? क्योंकि आजकल यूपीएससी अपना डिफ़िकल्टी लेवल लगातार बढ़ा रहा है, तो उसे देखते हुए आपको क्या लगता है, एनसीईआरटी आर सफिशिएंट और नॉट, या स्टैंडर्ड बुक्स की ओर भी जाना चाहिए? इसमें मैं यही कहूँगा कि एनसीईआरटी इज़ नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट, ओके, है ना। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इस एग्ज़ाम में फाउंडेशनल लर्निंग की बड़ी इंपॉर्टेंस है और कॉन्सेप्ट की है। तो मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी, है ना। सिर्फ फाउंडेशन कोर्स और ये स्टैंडर्ड बुक्स पे जाके वो किया था, जिससे कि मैंने जैसे बताया कि इतने अच्छी क्लैरिटी मेरे को नहीं थी चीज़ों पे लेके। तो मैंने सेकंड में जाके पढ़ा, सेकंड और थर्ड में भी मैंने इन चीज़ों को पढ़ा जो मेरी छूट गई थी तब। तो इसलिए वो पढ़नी तो आपको है और उन्हें समझना भी है, बट वो सफिशिएंट नहीं है। अगेन आपको स्टैंडर्ड बुक्स लेनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, आई वुड से कि अगेन वो एक ऐसी किताब है जो आपको पढ़नी ही पड़ेगी, उससे आपके कॉन्सेप्ट बड़े क्लियर नहीं होंगे। बट वो ऐसी किताब है जिससे प्री में डायरेक्टली सवाल आते हैं, तो अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो वो करना ही पड़ेगा। बट आपको पॉलिटी समझनी है तो आपको एनसीईआरटी क्लास 11th इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, वो किताब पढ़नी पड़ेगी। और भी हैं आप, और पहले भी पढ़ सकते हैं, बट 11th क्लास की वो तो पढ़नी ही रहेगी, तभी आपको थोड़ा समझ आएगा। उसके बाद भी आपका गैप रह ही जाएंगे, तो उसके लिए फिर और जैसे चैट जीपीटी आज की डेट में आई वुड से कि उससे आप समझ सकते हैं कि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा है तो आप उसको लिख दीजिए, एक्सप्लेन दिस टू मी इन लेमन लैंग्वेज, तो वो समझा देगा। और फिर आपको जो है अगर फिर भी गैप लगता है, आपका कोई बैकग्राउंड उसमें नहीं है, तो आप जो सवाल देखिए उन सवालों की स्पेसिफिक कोई फिर जो है आप कोई थीम आइडेंटिफाई कीजिए कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मुझे पार्लियामेंट की फंक्शन समझ नहीं आ रही, तो फिर आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए कि मुझे ये टॉपिक समझना है, तो वहाँ से कर लीजिए। या फिर आपके कोई मेंटर्स हैं, टीचर्स हैं ना, उनसे आपको हेल्प जो है जहाँ भी रिक्वायर्ड हो वहाँ पे लेनी चाहिए। बट एनसीईआरटी रिक्वायर्ड है, सफिशिएंट नहीं है, थोड़ा और रिसोर्स आपको ज़रूरत पड़ेगी। मेंस में ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपने कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट किया था, और आपने वो सब्जेक्ट किस रीज़न से डिसाइड किया था? मेरा सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी था। सब्जेक्ट लेने के पीछे 2-3 फैक्टर्स होते हैं। एक है आपका इंटरेस्ट, दूसरा है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ गाइडेंस एंड मटेरियल, और तीसरा है कि उस ऑप्शनल का करंटली स्टेटस कैसा चल रहा है, मतलब अगर लोग उससे ले रहे हैं और बाकी लोग, और उनके नंबर कैसे आ रहे हैं। तो ये 2-3 फैक्टर्स होते हैं। इंटरेस्ट वाइज जैसे मैंने बताया कि मेरे को 2-3 सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था, जैसे एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, इस टाइप के सब्जेक्ट्स, और पॉलिटिकल साइंस। तो ये नैरो डाउन किए थे। बाकी और सब्जेक्ट मतलब मैंने ऐसे थे जो मेरे को, बॉटनी, जूलॉजी मेरे बैकग्राउंड से बहुत ही दूर है। मतलब सोशियोलॉजी तो ठीक है, कुछ ना कुछ जीएस से भी अगर एक क्राइटेरिया और ये हो सकता है कि जीएस से कोई जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उससे भी थोड़ा लिंक हो, तो वो भी अच्छा एक ऐड ऑन ही रहता है। तो ये था, तो इसको मैंने नैरो डाउन किया था ऐसे एंथ्रो, सोशो और पॉलिटिकल साइंस बेस्ड ऑन माय एरिया ऑफ इंटरेस्ट। और थोड़ा आप सिलेबस देख सकते हैं, एक आध मैंने बुक्स भी पढ़ी थी, बेसिक बुक्स, जो भी जिन्होंने सोशो लिया है तो उनसे पूछ लीजिए कि एक सोशो की बुक बता दीजिए जो बेसिक लेवल हो, ताकि मैं पढ़ लूँ तो मुझे कुछ समझ आना चाहिए उससे। एक ये होता है। दूसरा गाइडेंस और मटेरियल का, तो जैसे मैंने बताया कि मेरे भैया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में है, तो उन्होंने भी एंथ्रो लिया था,
तो मेरे लिए वो एक गाइडेंस का सोर्स थे। और गाइडेंस एंथ्रो में जैसे अवेलेबल है, सोशो में भी है, पॉलिटिकल साइंस में भी है। और एंथ्रोपोलॉजी इट्स अ स्कोरिंग ऑप्शनल, मतलब डिसेंट, उसमें ऐसा नहीं है कि रिसेंट टाइम से स्कोर आया नहीं है, लोग उसमें लेते हैं और उसमें अच्छी रैंक आ रही है लोगों की। और इंटरेस्ट का मैं ये भी कहूँगा कि जैसे मैं थोड़ी देर पहले बताया कि ओवर टाइम अगर आप किसी चीज़ को सही तरीके से पढ़ते हैं तो आई वुड से मोस्ट सब्जेक्ट्स आर इंटरेस्टिंग इन वन वे और दी अदर, है ना। आपको हिस्ट्री में भी इंटरेस्ट आ जाएगा, जैसे मुझे आर्ट एंड कल्चर में पहले नहीं आया था, अगेन बिकॉज वो पढ़ने का तरीका सही नहीं था। आप उसे अच्छे से सोच के एनालाइज करके चीज़ों को पढ़ेंगे और किसी से डिस्कशन करके पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें मोर और लेस इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। तो वो था, तो इंटरेस्ट का मुझे ये था कि मैं मैनेज कर भी लूँगा। पर आपको ये ध्यान, मतलब जो गाइडेंस वाला बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ऐसा हो सकता है कोई सब्जेक्ट आपका इंटरेस्टिंग लग गई, आपका ग्रेजुएशन का ही सब्जेक्ट है, बट अगर उसमें आपको गाइडेंस नहीं है तो आई वुड से अवॉइड कर सकते हैं आप। तो गाइडेंस इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल। इंटरेस्ट आप ओवर टाइम आप पढ़ते हैं तो मोस्ट लाइकली आ भी जाए। तो गाइडेंस एंड वो ऑप्शनल का एक जनरल ट्रेंड जो है वो एक पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि आपको किसी पॉइंट पे ये नहीं लगना चाहिए कि यार मैंने गलत ले लिया, इसमें तो लोगों के नंबर नहीं आ रहे। तो देख लीजिए जो भी ऑप्शनल अब आज की डेट में अच्छे चल रहे हैं, मतलब डिसेंट स्कोर आ रहे हैं। खासकर अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो आप वो कंसिडर कर सकते हैं, आप वो नहीं है तो आपको आर्ट्स के ही कोई ऑप्शन लेने पड़ेंगे। तो उनमें से जो भी आपको ठीक लगे आपका, अगर किसी ने, बेस्ट तो यही होगा आप किसी इंसान को जानते हैं जिन्होंने वो लिया है, जो आपको मेंटरशिप दे सके, जो आपके लिए एक रोल मॉडल भी रहे, तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा कि वहाँ से आपको गाइडेंस मिल जाएगा और फिर आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके। वैसे आपने बताया फिर भी स्टूडेंट्स को ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने में जो प्रॉब्लम होती है, तो क्या लगता है ऑप्शनल सब्जेक्ट इंटरेस्ट की बेस पे सिलेक्ट करना चाहिए या स्कोरिंग ट्रेंड के हिसाब से? वैसे आपने बताया, फिर भी थोड़ा मैं कहूँगा दोनों बैलेंस होता है ना। तो अगर मैं आपको दो ही हाइप केसेस बताऊँ कि एक मेरा इंटरेस्ट किसी सब्जेक्ट में है बट उसमें पास्ट टेंस अगर अच्छे नहीं हैं स्कोरिंग के, अब ऐसे तो देखिए हर ऑप्शनल से लोग निकलते हैं, बट अगर आपको ऐसा लगता है, मतलब पॉइंट इज आपको प्रिपरेशन के टाइम किसी पॉइंट पे ये नहीं लगना चाहिए कि मेरे से गलती हो गई, है ना। तो अगर आपका बहुत इंटरेस्ट है, मान लीजिए कंप्यूटर साइंस इज़ नॉट एन ऑप्शनल इन यूपीएससी, बट अगर होता तो मेरे को कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है, नो डाउट। बट अगर मेरे पास कोई रोल मॉडल नहीं है, किसी को मैं लुकअप कर सकूँ कि यार इन्होंने निकाला है तो मैं उनको देख के निकाल पाऊँ, तो फिर मैं पूरे टाइम आई वुड फील कि यार शायद नहीं होगा, डिमोटिवेट होऊंगा। ऑन दी अदर हैंड एक बहुत ही स्कोरिंग ऑप्शनल है बट आपको बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं है, तो भी वो गड़बड़ है, क्योंकि वो आपने किसी को देख के लिए तो लिया बट फिर वो आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो अब ये दोनों का फाइन बैलेंस है और इसको वर्ड्स में एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है, बट आपको थोड़ा इसमें आई वुड से कि ऑप्शनल सिलेक्शन से पहले थोड़ा टाइम दीजिए, लोगों से बात कीजिए और उनकी एक बेसिक बुक वो पढ़ लीजिए, है ना। हर सब्जेक्ट की एक, जैसे एंथ्रो की मैं बता सकता हूँ, एम्बर एंड एम्बर एक किताब है, तो आप उसको जो है थोड़ा उसका 50-60 पेजेस पढ़ने का ट्राई कीजिए, आपको समझ आ रही है नहीं, उस बेसिस पे आप थोड़ा डिसीजन ले सकते हैं। तो 3-4 ऑप्शनल आई वुड से नैरो डाउन कर लीजिए और उसके बाद उनकी बेसिक किताबें पढ़ के वो ले सकते हैं। और एक है कि जो जीएस से ओवरलैप है, जैसे बहुत से लोग पॉलिटिकल साइंस इसलिए लेते हैं क्योंकि उसका जीएस 2 से लार्जली ओवरलैप है ना। जैसे हिस्ट्री है तो उसका जीएस 1 से ओवरलैप है, ज्योग्राफी है तो उसका जीएस 1 से ओवरलैप। ये भी एक कोई ठीक ठाक क्राइटेरिया, मेरे ख्याल से इसमें कोई गलती नहीं है ना। आपको एक सब्जेक्ट कम पढ़ना पड़ रहा है यार, आपके जीएस में, आप हो सकता है आपके ऑप्शनल में 10 नंबर कम आए बट उसकी वजह से जीएस में 10 नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, तो क्या दिक्कत है। तो ऐसे क्राइटेरियाज हैं और बैलेंस रखना पड़ेगा दोनों का, इंटरेस्ट और स्कोर का। स्टार्टिंग में वैसे आपने बताया था, बट फिर भी अगेन स्टार्टिंग में आपसे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हुई थी जिनकी वजह से आपको सक्सेस नहीं मिली और बाद में आपने उन गलतियों से क्या सीख ली? एक मिस्टेक तो जैसे मैंने बताया कि मैंने चीज़ों को उतना अच्छे से नहीं पढ़ा था, मेरा मतलब फोकस, क्योंकि प्री एक ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है तो उसको एक ऑब्जेक्टिव माइंड से मैंने पढ़ा कि मुझे एमसीक्यू सॉल्व करने हैं और मेंस में लिखना भी होगा और इतना टाइम के लिए लिखना होगा, तो वो मेरी आई वुड से अंडरस्टैंडिंग लैकिंग थी। एक चीज़ तो ये था, फिर ये चीज़ मैंने पहले में फेस करी और जब मेरा मेंस का फेलियर हुआ तो मेरे पास जो स्कोर शीट था उससे मुझे दिख रहा था कि ये चीज़ लैकिंग है, तो ये बोथ फॉर जीएस एंड ऑप्शनल मैंने सेकंड में इंप्रूव करी। उसका मुझे रिजल्ट मिला कि मेरे 75 मार्क्स उसमें ऐड हो गए मेंस वाले में। और फिर सेकंड से थर्ड में जाने में मुझे एज सच अंडरस्टैंडिंग का गैप नहीं लगा, मुझे लगा कि मेरे को चीज़ें पता हैं बट मैं उसे सही से दिखा नहीं पा रहा हूँ टू द एग्जामिनर, कि एक सेम कंटेंट को जिस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको उससे डिफरेंट मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि लार्जली आई वुड से कि कंटेंट एक बियॉन्ड अ पॉइंट सबका सेम ही हो जाता है, सब सेम चीज़ें पढ़ते हैं और सब सेम ही एग्जाम्पल्स लिखते हैं, तो उसमें रिप्रेजेंटेशन बड़ा रोल प्ले करता है कि आप कैसे आंसर को दिखाते हैं, प्रेजेंटेशन कैसा है और आप पेपर को टाइम पे ख़त्म कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, आप 1-2 क्वेश्चन छूट भी रहे हैं तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो और एट द एंड
लड़ाई सारे 1 मार्क्स की है। बिकॉज अगर मुझे इस बार जैसे मेरे 80 मार्क्स बढ़े हैं मेंस में, तो मेंस में 80 क्वेश्चन ही आते हैं, डैट मीन्स मेरे हर क्वेश्चन में 1 नंबर बढ़ा है। तो 1 नंबर बढ़ाने का बस तरीका मेरे ख्याल से यही था कि मैंने अपने आंसर्स को और अच्छे से रिप्रेजेंट किया, थोड़ा सा और उसमें अगर किसी क्वेश्चन में डेटा, एग्जाम्पल्स और ये डाले, ताकि जो है बेटर इंप्रेशन हो। तो ऐसा नहीं कहूँगा कि लास्ट टाइम मेरे आंसर बहुत ख़राब थे, वो भी ठीक थे, क्वेश्चन जो मैं पूछा था वही लिखा, बट उनको थोड़ा सा और इम्प्रूव करके रिप्रेजेंटेशन वाइड वो मैंने इम्प्रूव किया, तो उससे मुझे रिजल्ट मिला। बस फर्स्ट और सेकेंड अटेम्प्ट में मैं कहूँगा कि अंडरस्टैंडिंग का ही गैप था, है ना, वो तो उसको मैंने सेकेंड में फिल किया। यूपीएससी की तैयारी के दौरान आपने कौन कौन सी बुक्स का यूज़ किया था? क्या आप वो बुक लिस्ट शेयर कर सकते हैं? जी, बुक लिस्ट में जैसे मैंने कहा कि बहुत एग्जॉस्टिव था, और मैंने मैं कहूँगा कि मैंने एंड टू एंड कोई किताब नहीं पढ़ी है ना, तो बहुत स्पेसिफिक, टारगेटेड और जो भी नीड बेसिस पे होता था तो वही पढ़ी है। तो उस हिसाब से बुक लिस्ट तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बट मैं आपको ब्रॉड जो दे सकता हूँ, जो बेसिक बुक लिस्ट है, जैसे ऑप्शनल की मैं बता देता हूँ। एंथ्रोपोलॉजी की एम्बर एंड एम्बर एक किताब है, फिर बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में पी नाथ है, फिर इंडियन एंथ्रोपोलॉजी के लिए नदीम हसनैन है, और एक ट्राइबल इंडिया की नदीम हसनैन है, और एक वर्जीनियस खाका की रिपोर्ट आती है, वो भी ट्राइबल इंडिया पे है। इसके अलावा इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी बाय मजुमदार एंड मदन, तो ये बेसिक किताबें हो गई। इसके अलावा फाउंडेशन का कोर्स, एंड इसके अलावा जहाँ भी गैप बचा वहाँ पे इग्नू का मटेरियल आता है, वो आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे, जिस भी टॉपिक पे आपको गैप है वो पढ़ लीजिएगा। ये है। इसके अलावा जहाँ अंडरस्टैंडिंग की गैप है वो चैट जीपीटी और इधर से जहाँ भी समझ नहीं आ रहा तो उससे मैंने हेल्प लिया। तो ये इसका हो गया। जीएस के लिए सारी सब्जेक्ट्स की 11th-12th की एनसीईआरटीज़, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये वाले हैं। आईआर की भी 1-2 एनसीईआरटीज़ हैं, इंडिया एंड द वर्ल्ड। फिर बेसिक बुक्स हैं जैसे लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम फॉर मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट एंड मिडिवल आर्ट एंड कल्चर के लिए एनसीईआरटीज़। नितिन सिंघानिया आर्ट एंड कल्चर के लिए होती है, थोड़ा उसको पूरा नहीं पढ़ना है, आई वुड से 30% 40% काम का है। और इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए मैंने फाउंडेशंस के नोट्स और करंट अफेयर्स। सोसाइटी के लिए एनसीईआरटीज़ आती हैं, और कुछ कोचिंग की कुछ बुक्स आती हैं, येलो बुक्स आती हैं जैसे वाजीराम की और फोरम की रेड बुक, तो उसमें से किसी एक, शायद दोनों ही कभी पढ़ी होगी ओवर द अटेम्प्ट्स, बट वो पढ़ा था। और एथिक्स के लिए भी ओवर टाइम मैंने डीके बालाजी सर की किताब है ना, फिर एक लेक्सिकॉन है एथिक्स के लिए। GS3 में डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए कोई सच किताब नहीं, फाउंडेशन के नोट्स। एनवायरनमेंट के लिए शंकर IAS। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक किताब है जिसको एक IPS सर हैं उन्होंने लिखा है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बट वो एक फेमस किताब है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, वो यूज़ किया फाउंडेशन के नोट। इकोनॉमी, एग्रीकल्चर के लिए फोरम IAS की क्रेड बुक होती है। गवर्नेंस के लिए सेकेंड ARC की कुछ रिपोर्ट्स हैं, वो पढ़ सकते हैं। एक एथिक्स एंड गवर्नेंस वाली रिपोर्ट है, रिपोर्ट 4 है, तो वो हो गया। और लार्जली यही है किताबों में। और स्पेसिफिक कहीं भी ज़रूरत लगा, मैंने कुछ इकोनॉमी के लिए जैसे ऑप्शनल की किताबें भी पढ़ी हैं, मिश्रा एंड पूरी करके एक आती है, जो ऑप्शनल वाले लोग पढ़ते हैं जिनका इकोनॉमिक्स होता है, बट उनके लिए स्पेसिफिक जो भी मुझे गैप लगा उसी के लिए पढ़ा है, ज़्यादा नहीं पढ़ा। ये है। इसके अलावा भी और है, आप ये मत समझिएगा कि एग्जॉस्टिव लिस्ट है, मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि मैंने 4 साल प्रिपरेशन करी है, तो 4 साल मैंने जितना पढ़ा है ना, उसमें मुझे भी याद नहीं कि मैंने क्या क्या पढ़ा है, कब पढ़ा है। और इकोनॉमिक सर्वेज हैं, जैसे मैंने 3-4 साल के इकोनॉमिक सर्वेज पढ़े हैं, और जो भी चीज़ें मैंने पढ़ी हैं उन्होंने मेरे को स्मॉल वेज में वैल्यू एडिशन किया है ना। कहीं भी किसी से 2 नंबर का भी सवाल हो गया तो वो पॉजिटिव ही होता है। तो रिसोर्स लिस्ट बड़ा एग्जॉस्टिव है, और मेरे को लगता है कि आपको जहाँ भी नीड बेसिस पे यूज़ करना है, कभी भी रिसोर्सेज को ओवर लिमिट और ओवर एक्सटेंड नहीं करना चाहिए, दोनों एक्सट्रीम्स खराब है। बैलेंस रिसोर्सेज एंड नीड बेस, जहाँ भी आपको नीड लगे, कभी भी आपको नीड लगे कि मेरे को नई चीज़ें समझ आ रही है, तो डेफिनेटली एक एक्स्ट्रा रिसोर्स की तरफ जाए। अगर आपको लग रहा है कि मेरा काम चल रहा है, मेरे को समझ आ गई है, तो आप उसी से कर लीजिए। और अगेन मैं आपको ये कहूँगा कि AI का यूज़ कीजिए, क्योंकि मैं जब ये सब बता रहा हूँ, ये मैंने बहुत सारी चीज़ें फर्स्ट अटेम्प्ट में कर ली थी, तब ये था नहीं AI वगैरह। तो आज के डेट में अगर है तो आपको आई थिंक किताबों की इतनी ज़रूरत नहीं है। बेसिक किताबें तो पढ़नी है, बट जो मैं छोटे गैप्स बता रहा हूँ जिसके लिए मुझे एक किताब पहले के ज़माने में यूज़ करनी रहती होगी, वो आज की डेट में आपको रिक्वायर्ड नहीं है। आप उसको जो है सिंपल चैट GPT या फिर ग्रॉक या परप्लेक्सिटी, इनसे पूछ के भी कर सकते हैं। आपके इस सफ़र में आपने सोशल मीडिया का कितना इस्तेमाल किया? क्या इसका आपकी तैयारी पर कोई असर पड़ा? सोशल मीडिया में देखिए, जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक, इन पे तो मैं एक्टिव नहीं था। मैं व्हाट्सएप पे एक्टिव था। आई डोंट थिंक उससे मेरी तैयारी पे कुछ नेगेटिव फ़र्क पड़ा। इसके अलावा टेलीग्राम है, और टेलीग्राम पे मैं एक्टिव था। टेलीग्राम पे मैं सिर्फ UPSC पर्पज़ से ही एक्टिव हूँ, तो वहाँ पे मेरे जो साथ प्रिपेयर कर रहे थे, तो उधर टेलीग्राम पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, मोस्टली फ्री हैं, तो वो मिल जाते हैं, तो
उसके लिए मुझे काफ़ी उससे हेल्प हुआ है टेलीग्राम से। एक पॉजिटिव में, कुछ नेगेटिव नहीं है। जी। तो वहाँ भी मैंने बहुत सारे जो है दोस्तों से पता चल जाते थे, कोई टेस्ट सीरीज़ के जो है पीडीएफ्स हैं वगैरह, जो कि आपको जनरली टेस्ट सीरीज़ के बाद वो जो है टेलीग्राम पे आ जाते हैं, ताकि जो आपको अगर पे नहीं कर सकते तो आप वहाँ से भी थोड़े बहुत देख सकते हैं, जी। है ना। तो वो है। इसके अलावा यूट्यूब है, और यूट्यूब को भी मैंने पॉजिटिवली ही यूज़ किया है एज़ फार एज़ पॉसिबल, कि आई वुड से कि जहाँ भी गैप लगा तो उसको मैंने टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च किया, अगर कुछ वीडियो मिला, कुछ और प्लेलिस्ट मिला तो वो देख लिया। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैप है, ज्योग्राफी में मैप कवरेज का, तो मैंने यूट्यूब पे जो है 1-2 प्लेलिस्ट थी, तो वहाँ से फ्री प्लेलिस्ट में जो है 10-12 वीडियोस थे, तो वहाँ से देख लिया। फ्री में जैसे नेशनल पार्क्स और ये सब याद करने होते हैं तो यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लिया, जिससे न्यूमोनिक्स बना लिए। तो इस तरह से जहाँ भी मतलब यूट्यूब और टेलीग्राम, ये 2 प्लेटफॉर्म है जिसको आप पॉजिटिवली रेनफोर्स कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन में ना। व्हाट्सएप पे मैं पहले से ही था, तो मतलब मेरे इतना मुझे कोई इंटरप्शन उससे हुआ नहीं अब, बट इनसे दो से पॉजिटिव हेल्प हुआ है, टेलीग्राम एंड यूट्यूब। सर, इतने लंबे समय तक आपने खुद को कैसे मोटिवेटेड रखा? मोटिवेटेड रखा मतलब कि ऐसा, देयर वर टाइम्स जब ऐसे आते थे जब डीमोटिवेशन होता था, और उसका तरीका एक तो ये है कि एक अच्छे फ्रेंड सर्कल में आप रहिए। एक तो फैमिली से मुझे बहुत सपोर्ट है, तो उसमें कोई मतलब कभी फैमिली ने ये नहीं बोला कि छोड़ दो और अब नहीं होगा, वो मतलब पॉजिटिव। जब भी मेरा मन किया छोड़ने का तो उन्होंने ही बोला कि भाई करते रहो, कोई टेंशन नहीं है। तो जो फाइनेंशियल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यस। आप मोटिवेट रहते हैं या नहीं रहते हैं। एक पॉजिटिव फ्रेंड सर्कल जो कि आपको रेनफोर्स करता है कि आप कर सकते हैं। और तीसरा ये कि मतलब आप मोटिवेट रहते हैं अगर आप इम्प्रूव करते हैं। तो भले ही मेरा जैसे कि 3 अटेम्प्ट में हुआ है, बट हर अटेम्प्ट में इम्प्रूवमेंट तो किया है मैंने। तो जब आप इम्प्रूव करते हैं, थोड़ा सा एफर्ट डाल के आपका उसका आउटकम मिलता है, तो आपको लगता है कि अच्छा मैंने इतना किया, इतना एफर्ट डाला, उसका ये आउटकम मिला, तो मैं और डालूंगा तो मुझे और मिलेगा। जैसे मैंने बताया कि मेरा पहली बार मेंस नहीं हुआ था, फिर दूसरी बार में मेंस निकला, फिर तीसरी बार में इंटरव्यू निकला। तो इसको जो है आप एज अ, मेरे पास ये एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन था कि अच्छा मैं एफर्ट डाल रहा हूँ तो मुझे मिल रहा है ना। तो इस तरीके से मतलब आई वुड से कि आप एफर्ट डालिए और स्मॉल विक्ट्रीज का ट्राई कीजिए, ना कि बिग विक्ट्रीज। आपका डेली शेड्यूल बनाइए तो उसको फुलफिल करने का टारगेट कीजिए। आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो आप फर्स्ट स्टेज इसमें प्री है, तो पहले आप ट्राई कीजिए कि प्री निकले, है ना। वैसे इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन है तीनों की, बट पहले मेरा फोकस होगा कि प्री निकालूं। प्री निकालूंगा तभी तो मेरे पास मोटिवेशन होगा नेक्स्ट अटेम्प्ट या वो अटेम्प्ट देने का। अगर मैं प्री में फेल हो जाऊंगा तो मुझे मतलब उसके बाद भी लोग देते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं दे पाएंगे, थोड़ा डिमोटिवेशन होता है। तो वो जिस लेवल पे होता है, अगर आप मेंस में फेल होंगे तो आपको इतना दुख नहीं होगा जितना प्री पे होगा। तो ट्राई कीजिए कि अपन जो है हर स्टेज बाय स्टेज जाएं, रादर देन थिंकिंग कि इंटरव्यू में क्या होगा। पहले आप सोचिए प्री में मुझे कैसे करना है। तो ऐसे ग्रेजुअली जो है इंक्रीमेंटल अप्रोच से आप धीरे धीरे ट्राई कीजिए, तो आपको आप मोटिवेटेड रह पाएंगे। और एक अच्छा सर्कल और फैमिली सपोर्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। आपने यूपीएससी क्रैक करने से पहले की लाइफ और क्रैक करने के बाद की लाइफ में क्या बदलाव महसूस किया? देखिए, एक बदलाव तो ये कि एसी का एक साइकिल होता है एग्ज़ाम में, तो वो आप साइकिल से काफ़ी आपको आराम मिल जाता है कि आप 4 साल से हैं, जो आपका डिज़ायर्ड रैंक है तो वो आ जाए तो आपको मतलब अच्छा लगता है। और एक नहीं तो आपको दोबारा एग्ज़ाम देना होता है, आप सेलेक्ट हो भी जाते हैं तो भी आईएएस बनने के लिए लोग वापस रिपीट करते हैं एग्ज़ाम। तो वो है, काफ़ी रिलीव्ड है। और मतलब बाकी तो सब लोग खुश हैं, मैं भी खुश हूँ। तो यही था एक पॉजिटिव, आपने एफर्ट डाला, उसका आपको आउटकम मिल जाए तो अच्छा लगता है। अब आगे आपकी क्या प्लानिंग है? आप आईएएस, आईपीएस या आईएफएस में से किस सेवा में जाना चाहते हैं और क्यों? देखिए, मेरा जो शुरू से ही इंक्लिनेशन था वो आईएएस की तरफ है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। और उसका मैंने बताया कि मेरा एक फैमिली बैकग्राउंड है उसमें, और ये सर्विसेज जो है एक बहुत ही डाइवर्स वो देती हैं, और बाकी सभी सर्विसेज होती हैं, अच्छा ऐसा वो नहीं है। तो और इसी एग्ज़ाम के थ्रू सबका सिलेक्शन होता है उसमें, बट मेरा पर्सनल इंक्लिनेशन उसकी तरफ था। एक डाइवर्स अपॉर्चुनिटी मिलता है और डायरेक्ट नेचर ऑफ इम्पैक्ट होता है, बहुत डाइवर्स स्कोप ऑफ काम करने का है, और आप जो एकदम लास्ट माइल तक जो लोग रहते हैं उनकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आप ला सकते हैं। तो ये मेरा है। और इसका जो आगे का प्रोसेस होगा, इसमें अभी 2 साल का ट्रेनिंग होगा, और उसके बाद फिर आपको जो है पोस्टिंग, आपका जो भी आपको स्टेट कैडर मिलेगा उसमें पोस्टिंग होता है, तो वो अभी 2 साल तक रहेगा। आप सिविल सर्विस में आकर समाज के किस क्षेत्र में बदलाव लाना चाहते हैं? कुछ फाउंडेशनल चीज़ें होती हैं, मैं कहूँगा कि जैसे एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, एम्प्लॉयमेंट है, ये तो मतलब हर गवर्नमेंट का फोकस होता है। तो इस पे तो मैं रहूँगा, बिकॉज आई थिंक लोगों को जो रियल एम्पावरमेंट होता है लोगों का, वो इन्हीं चीज़ों से होता है। और इसके अलावा जो है स्पेसिफिक इश्यूज़ हैं, हर रीजन के स्पेसिफिक इश्यूज़ होते हैं। जैसे मैं राजस्थान से हूँ तो वहाँ पे वाटर बड़ा प्रॉब्लम है,
तो उन चीज़ों पे अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगा काम करने का, तो वो डिपेंड करता है आप कहाँ पोस्टेड हैं, किस जगह हैं, किस डिपार्टमेंट में हैं। तो जिस भी डिपार्टमेंट में मिलेगा उसे जो भी वहाँ की प्रॉब्लम होगी, वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो उन पे मैं चाहूँगा काम करना। और जो फाउंडेशनल चीज़ें हैं, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड एनवायरनमेंट, ये सब पे मेरा जो है फोकस रहेगा। यूपीएससी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, यूपीएससी में एक काफ़ी बड़ा एग्ज़ाम है, तो मैं कहूँगा कि इसमें हार्डवर्क तो एक गिवन ही है, वो तो आपको करना ही है। जी। दूसरा है कि आप हार्डवर्क जब करें तो थोड़ा स्ट्रैटेजिक वे में करें, जिसे आप स्मार्ट वर्क कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं, बट थोड़ा सा मतलब एक गाइडेंस के उसमें करें कि किसी ना किसी से आप जो है हेल्प ले लें जिन पे आपको ट्रस्ट हो, आपका जो हार्डवर्क है वो सही डायरेक्शन में जाएगा। कोई मेंटर होना मेंटर, हाँ, वो आप कोचिंग हो सकती है, वो भी एक मेंटरशिप ही है एक तरह से। चाहिए। कोई पर्सनल मेंटर हो सकता है, कोई गाइडेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो डिफरेंट वेज में होता है। कोई आपका फैमिली बैकग्राउंड है या बाहर से है, बट मेंटरशिप ज़रूरी है। मेंटरशिप के बिना भी लोग करते हैं, बट आपको अगेन इट्स लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स आर ट्रायल एंड एरर, तो आपको ट्राई करके सीखना पड़ेगा। तो आप किसी और से पहले सीख लें, तो आपका जो ट्राई करने वाला वो है वो कम हो जाएगा, तो आपके एरर्स कम हो जाएंगे, तो आपका टाइम बच जाएगा, वही है उसका पर्पस। तो ये है। और दूसरा है कि इस एग्ज़ाम में फेलियर एक बहुत नेचुरल प्रोसेस है, मैं कहूँगा, क्योंकि आप क्या अगर देखेंगे तो 10 लाख लोग लगभग फॉर्म भरते हैं Yes. और 5 लाख लोग, 6 लाख लगभग अपेयर होते हैं। उसमें से 15,000 पहला फेज़ वो करते हैं, और फिर 2,500 और फिर 1,000 लोग, और उसमें से 180, अगर आप IAS IPS चाहते हैं तो 180 से 200 लोग उसमें आते हैं। तो फेलियर तो बड़ा नेचुरल है, अगर इतना प्रोबेबिलिटी इतना कम है तो उसको ऐसा बहुत बड़ा इवेंट नहीं बनाना चाहिए। आप उसे बड़ा नॉर्मली लीजिए, और उससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप फेलियर से सीखें। तो इस प्रोसेस में मतलब सक्सेस की गारंटी तो बहुत कम है, इसमें आपका हार्डवर्क तो है ही, बट बहुत लक का भी रोल होता है। तो आपका सक्सेस हमें ऑलवेज ट्राई वो करना चाहिए, बट हमारा जो एम है वो फाइनल एम शुड बी टू इम्प्रूव, नॉट टू गेट अ रैंक आ जाएगी, बट हम जहाँ पे भी आज हैं, और जिस भी आज के फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा जितना भी स्कोर है, नेक्स्ट अटेम्प्ट में मेरा फर्स्ट टारगेट है कि उसको मैं बढ़ाऊँ, थोड़ा सा बढ़ाऊँ। कितना बढ़ाऊँ? आप हो सकता है कि मतलब मेरा टारगेट होता था कि मैं लेट्स से 50 नंबर बढ़ाऊँगा, पर मेरे बढ़ गए 70, है ना। तो इस तरीके से आप हमेशा जो भी आप फेलियर है या जो भी आपके पास एक स्टैटिस्टिकल मेजर है, आपके इतने मार्क्स आए, तो उसको इम्प्रूव करने का सोचिए हर स्टेज के अंदर। और वो धीरे धीरे इम्प्रूव करके एक अटेम्प्ट किसी को 1 लगता है, किसी को 2 लगता है, किसी को 3 लगता है, 4 5 6 सब बहुत अटेम्प्ट देते हैं लोग। जी। कुछ लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, जो नहीं होते वो अगर वो इस प्रोसेस को जिन्होंने फॉलो किया, आई थिंक वो एक पॉजिटिव, उनकी पर्सनालिटी पॉजिटिव वे में इवॉल्व होती है ना। आपको जो है बहुत सारी लाइफ स्किल्स होता है, उससे टाइम मैनेजमेंट है, जो विच इज़ टाइम मैनेजमेंट, अपना लाइफ मैनेज करना है, ये सब चीज़ें, आप अपनी फिजिकल मेंटल हेल्थ ध्यान रखना और अपनी पढ़ाई करना, ये सब चीज़ें साथ में करना, तो ये सब चीज़ें आप सीखते हैं। और अब देश और दुनिया के बारे में यूपीएससी का सिलेबस ऐसा है तो वो भी सीखते हैं। तो ये एक पॉजिटिव आपको हेल्प करता है, और वो आपको लाइफ में डिफरेंट करियर ऑप्शंस में हेल्प करता है। तो आप अपनी प्रिपरेशन को इसी एक पॉजिटिव आउटलुक से अप्रोच कीजिए कि मैं किसी भी पॉइंट पे फेल नहीं हो रहा हूँ। अगर मैं एफर्ट डाल रहा हूँ, प्रोसेस को फॉलो कर रहा हूँ, तो आई माइट नॉट गेट इनटू दिस एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, आई मे क्लियर इट इन थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट, और आई मे नॉट एंड अप क्लियरिंग, मेरा हो भी ना, बट मेरे को पॉजिटिव, मैंने बहुत कुछ सीखा है, एंड इट विल हेल्प मी इन अदर करियर फील्ड्स। और आज की डेट में यूपीएससी ने भी एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, प्रतिभा सेतु। तो जो लोग इंटरव्यू दे के आते हैं, जिनका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता बट इंटरव्यू देते हैं, तो उनके लिए यूपीएससी एक प्लेटफॉर्म बना रहा है, जिससे पे वो बहुत सारी पब्लिक सर्विसेज जो अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको बुला के उनको अपॉर्चुनिटी देंगे कि आप इन लोगों को रिक्रूट कर सकते हैं। तो इस तरह के भी अब एवेन्यूज़ खुल रहे हैं। और फिर प्राइवेट सेक्टर में भी आजकल मैं देखा है कि मतलब बहुत सारे लोग यूपीएससी एस्पिरेंट्स को बहुत वो करते हैं, वैल्यू करते हैं, बिकॉज दे नो कि उन्होंने कितना एफर्ट दिया है और कितना उनको टाइम लगता है, और इट्स अ डिफिकल्ट एग्जाम। एंड स्टेज पे अगर फेल होके आ भी गया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो केपेबल नहीं था, जस्ट मैटर ऑफ लक, थोड़ा और एफर्ट, थोड़ा सा वो होता। तो अब एवेन्यूज़ बहुत हैं, बट एग्जाम को एक पॉजिटिव स्पिरिट में अप्रोच करना चाहिए। उत्कर्ष जी, आज आपने अपने अनुभव, संघर्ष और विचारों को जिस ईमानदारी से साझा किया, वह हम सभी के लिए बेहद प्रेरणादायक रहा। आपने यह साबित कर दिया कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो, इरादे मजबूत हो और मेहनत सच्ची हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। हमें आशा है कि आपकी ये बातें उन हजारों युवाओं के लिए नई दिशा देंगी जो यूपीएससी जैसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आपको इस शानदार उपलब्धि के लिए एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन। हमें विश्वास है कि आप देश की सेवा में एक बेहतरीन अधिकारी साबित होंगे। देश की सेवा में आपका योगदान उज्जवल हो। हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है। आपका यहाँ आना, अपने विचार साझा करना हमारे लिए गर्व की बात है। थैंक यू वेरी वेरी मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
यूपीएससी में समग्र भारत में 32वां स्थान प्राप्त करने वाले गांधीधाम के युवा उत्कर्ष दयाराम यादव की मुलाकात अभी आप सुन रहे थे। भेंट करता थे रिद्धि मेहता। प्रसारण आकाशवाणी के भूज केंद्र से सांप्रत कार्यक्रम में किया गया।